रिकॉर्डिंग मोड में कर, और रिकॉर्डिंग आप सभी को मैं दूंगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। पंकज जी ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेसिक तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं आज, और गणेश भगवान का ध्यान करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुरू करते हैं आज हम ज्योतिष का ये चैप्टर। और आज से लेकर हम बेसिक से लेकर, पंकज जी सभी मित्र ध्यान दीजिएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे और ज्योतिष के हर अनछुए पहलू को टच करेंगे। यानी कि वो चीज भी जानेंगे जो आज तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा, उन चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को भविष्य में कि केपी एस्ट्रोलॉजी हस्तरेखा को भी यहाँ पर कैप्चर करूं, और हस्तरेखा से भी जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो सभी आप लोगों को बताऊं, और कुछ ऐसी चीजें भी बताऊं जो आप लोगों ने आज तक सुनी देखी नहीं होगी ज्योतिष में। तो आप बने रहे, मेहनत कीजिए, अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और जितना हो सके एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग अप्लाई करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड साउंड ऑफ कर लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए। देखिए ये एक चार्ट है, आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, हालांकि सभी को पता है मगर फिर भी बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाला है, आज का ही है गोचर, 15 अप्रैल 2022 6:58 का, छपरा का यहाँ मैंने चार्ट बिहार का एक बनाया हुआ है, आज का डेट ऑफ बर्थ डाला। तो जैसे कोई कहता है ना कि आज गोचर में ग्रह किस पोजीशन में, वो कैसे देखें, तो देख लीजिए आज का डेट डालेंगे तो आज का गोचर आ जाएगा। जैसे आज केतु देव तुला राशि में है, आपके राहु मेष राशि में है, शनि मकर राशि में है, चंद्रमा आज आपके कन्या राशि में है, आज आपके सूर्य देव उच्च के होके मेष राशि में है, मरकरी भी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना के आज बैठे हुए हैं मेष राशि में, और गुरु का ट्रांजिट हो गया है मीन राशि में, तो गुरु भी मीन राशि में चले गए हैं। तो गुरु का, राहु का और केतु का ट्रांजिट हो गया है, ये सभी आज का गोचर दर्शा रहे हैं। आज के डेट में मंगल आपके कुंभ राशि में और शुक्र देव भी कुंभ राशि में ट्रांजिट में है। तो चलिए मेन विषय पर आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। भाव का फल कैसे हम लोग जाने, सबसे पहले ये जानिएगा कि ये जो कुंडली होती है ये क्लॉकवाइज नहीं चलती, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी के विपरीत दिशा में हमारा चार्ट चलता है, कुंडली चलती है। यानी कि इस तरह से यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे होते हुए यहां तक आएगी, यहां तक आएगी, मतलब 12वें भाव तक। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसको डिलीट करूं मैं और आप लोगों को बताऊं, ये हमारा फर्स्ट हाउस हो गया, ये हमारा सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया, ये फोर्थ हाउस हो गया, ये फिफ्थ हाउस हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। कहने का मतलब है कि हमने यहां से शुरुआत किया, एक तो 2 नंबर भाव ये आया, ये आया, ये नहीं आया, ये नहीं आएगा 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। यानी कि हमें यहां से इस तरह आगे बढ़ना है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में हमारा कुंडली चलता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता, घड़ी की दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। तो ये देखा आपने कि जो कुंडली होती है घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। अब ये समझिएगा कि ये भाव जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। ये पहला नंबर भाव है, फर्स्ट हाउस है, तो ये सेकंड ही होगा, ये थर्ड ही होगा, ये फोर्थ ही होगा। इसमें राशि कोई भी आ सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि आ जाए, लेकिन भाव बिल्कुल फिक्स होता है। हमारे कुंडली का भाव कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये सेम रहेगा हमेशा। तो ये समझा आपने, इसको तो बेसिक चीज है, आप सभी जानते होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि किन भावों से क्या क्या फल का निर्धारण करते हैं, हम क्या क्या चीज देखते हैं। तो पहला जो भाव हो गया ये हमारा, ये है आपका एसेंडेंट, यानी कि लग्न इसको कहते हैं, तनु भाव भी कहते हैं, लग्न कहते हैं, प्रथम फर्स्ट हाउस भी इसको कहते हैं।
ये हो गया आपका। चलिए इसको डिफिनेशन के साथ मैं बता देता हूं कि किससे क्या देखते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाउस है इससे हम लोग क्या देखेंगे, देखिए पहला भाव, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। तनु भाव, शरीर आपका यहीं से दिखा जाता है, आप हैं, यानी कि लग्न मतलब स्वयं आप, आपका पर्सनालिटी। प्रथम भाव से आपका रंग, रूप, आकार, आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव सब कुछ देखते हैं। प्रथम भाव से आपकी तेजस्विता को देखते हैं, आप कितने तेजस्वी होंगे, कितने आप में कैपेबिलिटी होगी किसी चीज को पाने की, वो सब देखते हैं। आपका प्रभाव समाज में क्या रहेगा वो भी देखते हैं। आपका स्वभाव कैसा होगा, किस प्रकार के स्वभाव के होंगे, एग्रेसिव होंगे, संतुलित होंगे, सौम्य होंगे, किस तरह के होंगे वो भी चीज दिखाता है। आपका मानसिक संतुलन कैसा रहेगा, कैसी सोच लेकर आए हैं आप, किस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं आप, वो चीज दिखाता है आपका पहला भाव। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी रहेगी, देखने में कैसे होंगे, कितने लंबे चौड़े होंगे, वह सब दिखाता है आपका प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस। आपकी पसंद क्या होगी, आपकी नापसंद क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर तुला राशि है तो तुला राशि शुक्र की राशि है। प्रथम भाव में अगर मान लीजिए तुला राशि आ रही है तो आप तुला लग्न के हुए, तो शुक्र की राशि आ रही है तो शुक्र किन चीजों को प्रदर्शित करते हैं, तो शुक्र आपके लग्जरी लाइफ को प्रदर्शित करते हैं, आपके शौक श्रृंगार, आपके लग्जरी लाइफ, लोगों के प्रति आकर्षण या सुख सुविधा, इन सब चीजों के कारक शुक्र होते हैं। अच्छे कपड़े पहनना पसंद करेंगे आप, अच्छे खाना खाना पसंद करेंगे, अच्छे लोगों से रहन सहन पसंद करेंगे, अच्छे गाड़ियों पर घूमना पसंद करेंगे, अच्छे मकान में रहना पसंद करेंगे। तो लग्न से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा पसंद, आपका नापसंद, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी उम्र क्या होगी, उम्र की क्या स्थिति होगी, वो भी यहाँ लग्न से ही पता चलता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि किसी ज्योतिष ने कहा कि भाई मुझे तो, किसी व्यक्ति ने आपसे कुंडली दिखाई और बोला कि किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी उम्र कम है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि शुक्र है इसके लग्नेश और शुक्र यहीं पर बैठे हुए हैं और ये 100% बलवान है, मान लीजिए 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री के है। और आपने देखा, क्या हाल है राकेश जी, ठीक है? हाँ नमस्कार गुरुजी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार। चलिए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। जी जी। तो मान लीजिए अगर शुक्र यहाँ लग्न में ही बैठे हैं लग्नेश होके और इन डिग्री वाइज बलवान है, तो अगर जिसने भी कहा है कि आपकी उम्र कम है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आपका लग्न ही आपको सपोर्ट कर रहा है, लग्नेश ही आपको सपोर्ट कर रहा है कि आपकी आयु अच्छी है, तो बिल्कुल आप एक अच्छे उम्र को लेकर आए हैं। हालांकि इसके अलावा और भी चीजों को देखा जाता है, जैसे लग्न अष्टम भाव मृत्यु का है तो आयु का भी है, अष्टम से अष्टम भी आयु को दर्शाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, आयु की गणना कैसे करते हैं। एक मैं आपको ओवरऑल चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपके आयुष्य की भी यहाँ पर स्थिति जानी जा सकती है। रुचि, आप में किन चीजों में आपकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगी, आपकी मानसिकता कैसी होगी, यह सब पहले भाव से ही देखा जाता है। तो इन इतने चीजों को आप पहले भाव से देख सकते हैं। आपका कलर किस प्रकार का होगा, अब कलर की बात है तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि किसी की मेष लग्न की कुंडली या मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पर जैसे राहु का प्रभाव है, कहीं से शनि का, मान लीजिए यहाँ से शनि भी देख लिए, अब यहीं से मान लीजिए मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, तो निश्चित बात है ये जब आप सोच रहे हैं कि तुला लग्न के लोग हैं वो आकर्षक देखने में होंगे, गोरे होंगे या अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन जब राहु का भी प्रभाव पड़ गया, शनि का भी प्रभाव पड़ गया, मंगल का भी प्रभाव पड़ गया, तो दृष्टियां भी काउंट करना जरूरी है उस स्थिति में। अब आपने जो फेयर ग्लो का अंदाजा लगाया, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया, तो यहाँ पर जो मंगल प्रभाव डालेंगे, शनि प्रभाव डालेंगे, राहु डालेंगे, तो व्हाइटनेस ना होके उसके कलर में चेंजिंग आ जाएगा, रेड व्हाइटनेस हो जाए या व्हाइटनेस में कमी आ जाए, ये होगा। अब देखिए कि तुला लग्न के लोग हैं तो सौम्य पर्सनालिटी दिख रही है, लेकिन जैसे ही मंगल का प्रभाव लग्न पर और आपके प्रथम भाव पर शनि का और राहु जैसे क्रूर और पापी ग्रहों का होगा, तो यह स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति का नेचर जो होगा वो पूरी तरह एग्रेसिव होगा,
वो नॉर्मल एक जैसे तुला लग्न के लोग होते हैं उस प्रकार का ना होके एग्रेसिव नेचर का व्यक्ति जरूर होगा, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आपके लग्न पर पड़ रहा है, शनि का भी पड़ रहा है, राहु का भी पड़ रहा है, तो नेचर में एग्रेशन स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो ये चीजें हम पहले भाव से देखते हैं। अब दूसरे भाव की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले भाव से एक चीज और जान लीजिए, ये आपके दूसरे भाव से 12वां आता है, यानी कि आपका जो दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है। सर सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे बताया कि लग्न पर राहु मंगल और शनि की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा। हाँ तो अगर लग्नेश की स्थिति भी देखी जाएगी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, लग्नेश की स्थिति देखी जाएगी। लग्न में ही अगर लग्नेश बैठा हो हाँ तो प्रभाव ज्यादा दृष्टि की पड़ेगी या लग्नेश का प्रभाव? ध्यान दीजिए, लग्न में अगर लग्नेश बैठा हो तो उसका तो प्रभाव रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितने ग्रहों का प्रभाव होगा ना उस लग्न पर और लग्नेश पर, उनका भी प्रभाव काउंट हो जाएगा वहां पर। ठीक है जी जी। मान लीजिए यहीं पर अगर शुक्र बैठे हो तो ठीक है, शुक्र का प्रभाव तो रहेगा, मालव्य योग बनेगा तो ये एक राजयोग भी बन गया। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पर मंगल यहाँ 10वें भाव में आपके बैठ गए और मंगल की दृष्टि पड़ गई शुक्र पर और लग्न पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति का नेचर जो होगा थोड़ा एग्रेसिव होगा। मंगल और शुक्र का कंजंक्शन या दृष्टि संबंध होता है तो क्या होता है ये भी जान लीजिए, एक तीव्र उत्तेजना देता है व्यक्ति में, आकर्षण देता है, और ये आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति भी होता है, तो उसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा देगा। आपके स्वभाव में एग्रेसिवनेस भी आ जाएगा, ये चीज भी देगा। अब शनि की दृष्टि कहीं पड़ जाए शुक्र पर तो क्या होगा, शनि अगर मान लीजिए यहां से देख लें शुक्र को तो क्या होगा, शुक्र को देखेंगे तो वही स्थिति आती है, शुक्र पीड़ित शुक्र को करेंगे तो उस स्थिति में शुक्र के प्रभाव में जरूर कमी आएगी। और जितना शुक्र दिख रहे हैं आपको अकेला, जितना बलवान दिखेंगे, अब उतना अकेला उतना प्रभावशाली ना होकर शनि का भी प्रभाव वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई पंकज जी? जी जी क्लियर हो गया। हाँ, अब चलिए आप बात करते हैं, जो ये लग्न है आपके धन भाव यानी कि दूसरे भाव से, इस भाव से 12वां है, तो इस भाव का व्यय भी करता है यह भाव। और ये भी नियम समझिएगा, हर भाव से 12वां भाव उस भाव का व्यय करेगा, यानी कुटुंब का भी व्यय करेगा। ये कुटुंब का भी भाव है आपका दूसरा भाव, और बैंक बैलेंस का भी है, आपकी वाणी का भी है, तो इसका व्यय करेगा। दूसरे का व्यय आपका पहला करेगा और पहला का व्यय आपका 12वां भाव करेगा। तो व्यय करेगा तो क्या स्थिति होगी वो कभी कुंडली में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हम समझते हैं कि क्या स्थिति है और भाव की। अब यह देखिए कि यह तीसरे भाव से 11वां भाव भी आता है आपका लग्न, तो अतः छोटे भाई बहन के लाभ को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, इस भाव का व्यय जहां करता है दूसरे भाव का व्यय आपका लग्न करता है, वहीं पर इस तीसरे भाव से 11वां भाव ये आता है लग्न आपका, तो ये आपके छोटे भाई बहन जो होंगे उनके लाभ को दिखाता है आपका लग्न। ये भी देखिएगा, तो हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो और ये स्थितियां लग्न की अच्छी बनी हुई हो तो आपके छोटे भाई आपसे लाभ भी लेंगे, वो चीज भी यहाँ पर दिख रहा है। सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव का कर्म भाव भी है यह आपका लग्न, यानी कि चतुर्थ भाव से 10वां भाव भी होता है, इसलिए सुख में वृद्धि कारक है यह लग्न, आपके सुख सुविधा में वृद्धि को दिखाता है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन हर भाव का एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। आगे और भी विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए द्वितीय भाव पर आते हैं। अब सेकंड भाव से क्या देखते हैं हम, यह आपके धन का भाव है, ये आपके अचल संपत्ति का है, बैंक बैलेंस जो आप जुटाते हैं, पैसे एकत्रित करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, वह सब सेकंड भाव बताता है। यानी संचित धन, आय आप कितना कर चुके हैं, कितना पैसा आप बचा चुके हैं अपने लाइफ में और कितना पैसा आप बैंक बैलेंस रखेंगे, ये सभी दूसरा भाव बताता है। आपके सोने चांदी गहने जितने भी लग्जरी चीजें हैं आपके गहने से संबंधित, तो सब कुछ यहाँ आपके दूसरे भाव से जोड़कर देखा जाता है। और आपके कुटुंब, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उसका भाव दूसरा है। आपके संस्कार कैसे होंगे, आपने किन परिवार में जन्म लिया है, आपका संस्कार किस प्रकार का होगा, किस संस्कार में जन्म लिए हैं आप, वो भी दिखाता है आपका दूसरा भाव। इसके अलावा अगर आप जब पैदा हुए और 3-4 साल के हुए और आपने बैग पकड़ना शुरू किया, स्कूल जाना जैसे ही शुरू किया, पहला जो पग रखा स्कूल जाने के लिए, वह भाव भी यह दूसरा ही है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्लियर कर दूं कि बैग पकड़ने का भाव ये है, आपके स्कूल जाते हैं जो आप 6th में 7th में 8th में या कंसंट्रेशन जो पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेशन होती है पढ़ाई में, वो भाव आपका चौथा है। और जो आप 10th वगैरह स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th वगैरह 12th वगैरह करते हैं वो 5वां है। और आप जो हायर एजुकेशन करते हैं, उच्च शिक्षा पाते हैं, मास्टर्स डॉक्टरेट या आपके इंजीनियरिंग वगैरह चाहे जो भी करते हैं, IAS IPS की तैयारी करते हैं, उन सब का भाव ये 9वां भाव है। तो यानी हायर एजुकेशन आपके 9वें भाव से देखा जाता है। तो इस तरह से आप एजुकेशन को जोड़कर देख सकते हैं। अब देखिए, कोई दिक्कत पंकज जी? ठीक है राकेश जी, समझ में आ रहा है ना? ओके जी गुरुजी, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपके दूसरे भाव से कुटुंब और रिश्तेदार को भी देखते हैं, संस्कार, प्रारंभिक शिक्षा, ये यहाँ तक कि आपके व्यसन जीवन में क्या होंगे। कोई कहता है कि मैं फलाना दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई अफीमची है, चरसी है, तो उसका भी कनेक्शन सेकंड भाव से जरूर होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपकी वाणी देखे जाते हैं, आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी वाणी में सौम्यता होगी या आप एग्रेसिव वाणी के व्यक्ति होंगे, यानी आप में जो बातें करते हैं आप उसका कैसा दायरा होगा, आप कितने अच्छे तरीके से या किसी से गुस्से में बात करते हैं, वह भाव भी दूसरा ही है। तो वाणी के द्वारा आप पैसे जो कमाते हैं और जो धन संचित करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का स्ट्रॉन्ग बहुत हो बुद्ध और व्यापार में है, वो व्यक्ति दूसरे के पैकेट में रखा हुआ पैसा भी अपने पास ले लेता है, अपने बुद्धि विवेक और अपने वाणी के बल पर। यह भाव भी दूसरा ही है। यानी कि आपके कुल स्थितियां धन की, कुटुंब की, आपके वाणी की क्या होगी, यह दूसरा भाव बताता है। आपके दांत, ध्यान दीजिएगा, जो दांत हैं उसका भाव भी दूसरा ही है। इसके अलावा आपके आंख को भी देखा जाता है और ये दाईं आंख का कारक है। और एक चीज और रखिएगा, राइट आई जो होता है वो सूर्य से संबंधित है और लेफ्ट आई जो होता है वह चंद्रमा से संबंधित है। इस चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आपको वीडियो दे दूंगा आप सभी को। तो ये चीजें आपको यहां से देखी जाती है। यह कुंडली का प्रथम मारक भाव भी है, ध्यान दीजिएगा। यह जो दूसरा भाव है वह कुंडली का प्रथम मारक भाव, यानी कि मारक जिसे कहते हैं कि आपके लग्न कुंडली का, लग्नेश का अगर मित्र नहीं हुआ ये भाव, तो ये कुंडली का मारक भाव भी बन जाएगा और इस ग्रह की दशा और अंतरदशा में व्यक्ति की मृत्यु तक होती है। दूसरा भाव कुंडली का प्रथम मारक भाव माना जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भाव और ये भाव, ये मारक का, ये आयु और मृत्यु दोनों का है। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अब चलिए तीसरे भाव पर हम लोग आते हैं। तीसरा भाव आपको क्या दिखाता है? तो तीसरा भाव जो है वो आपके छोटे भाई बहन को दिखाता है। आपके छोटे भाई बहन कितने होंगे वो दिखाता है। आपके छोटे भाई बहनों से क्या संबंध होगा आपका, वो आपका तीसरा भाव दिखाता है। इसके बाद आपके पराक्रम, आपके एफर्ट कितने होंगे लाइफ में, आप कितना एफर्ट कर पाएंगे, कितना मेहनत कर पाएंगे, वो दिखाता है आपका तीसरा भाव। तीसरा भाव फालतू के खपने का भी भाव है, कितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं, ये भाव आपके तीसरे भाव से ही ये चीज देखा जाता है। इसके अलावा आपके नौकर चाकर जिंदगी में होंगे या नहीं, लग्जरी लाइफ में आप कितने रह पाएंगे, वो भी तीसरा भाव ही बताता है। इसके अलावा आपके साहस को, पराक्रम को, धैर्य को, रेल यात्रा को, रेल से होने वाली यात्राएं, छोटी छोटी यात्राएं जो भी आप जीवन में करते हैं, वो सभी तीसरा भाव बताता है। इसके अलावा आपके दाहिने कान को, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो दाहिने कान को यह भाव बताता है। इसके अलावा यात्रा का कारक भाव है। इसके बाद दमा का, खांसी का, इन सभी का संबंध इन तीसरे भाव से है। दमा, खांसी यानी फेफड़े वगैरह से संबंधित भी यह भाव संबंध रखता है, तीसरा भाव। इसके बाद कान आदि का भी संबंध इससे जोड़कर देखा जाता है। तो यह भाव सोशल मीडिया का भी है, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया यानी अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, ये यूट्यूब चैनल जो मैं चला रहा हूं, इसका भाव तीसरा ही है। तीसरे भाव से ही आपके यूट्यूब चैनल को भी देखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, सामाजिक दायरा, लोगों से जान पहचान और आपके स्थानांतरण, आपके जो ट्रांसफर वगैरह होते हैं या स्थान परिवर्तन होते हैं, वो जरूर तीसरा भाव से देखा जाता है। राकेश जी एक चीज देखिएगा, पंकज जी आप लोग, कभी भी कोई दशा स्टार्ट हो किसी ग्रह की और तीसरे से संबंध बन जाए तो निश्चित ही ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लाखों कुंडलियों पर अप्लाई किया हुआ है,
तीसरे से उस दशा का संबंध होगा तो स्थान परिवर्तन हो जाता है। कभी अप्लाई करके देखिएगा आप लोग, जब भी गोचर में और आपके कुंडली में तीसरे से संबंध बनेगा स्थान परिवर्तन करा देता है ये तीसरा भाव। तीसरा भाव 12वां भाव ये 100% स्थान परिवर्तन कराते हैं व्यक्ति को अपने दशा अंतरदशा में। कुछ भी जैसे गुरुजी जैसे मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है मेरी और शनि का परिवर्तन हो रहा है, हाँ है ना, तो यानी कि स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा राकेश जी कि तीसरे भाव का संबंध केवल गोचर से नहीं उस कुंडली में भी होना चाहिए। कहाँ बैठे हैं आपके शनि? दसम भाव में। दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ से संबंध नहीं हो रहा है। अगर इसके स्वामी से कोई संबंध है? शनि बैठते हैं ना दूसरे और तीसरे के स्वामी। धनु लग्न की कुंडली। हाँ ठीक, मेरी धनु तो मंगल और शनि बैठे हैं दसम भाव में। अच्छा, उनसे कोई संबंध? चलित कुंडली में गुरु भी बैठ गए हैं दसम भाव में। ठीक है। अच्छा, एक बात और देखिएगा, ये जो कुंभ राशि में गोचर हो रहा है शनि का 29 अप्रैल को राकेश जी, तो ये तो आपके थर्ड हाउस में आएंगे जी। अब थर्ड हाउस में आएंगे तो आपके शनि आपको यहाँ से आप देखिए कहाँ कहाँ देखेंगे, तो शनि आपके यहाँ भी देखेंगे, शनि आपके यहाँ भी देखेंगे और शनि आपके यहाँ भी देखेंगे जी, देखेंगे ना। तो आपका ये तीसरा भाव और ये आपका 12वां भाव एक्टिव हो जाएगा ना राकेश जी गोचर में। सही। कुछ लग रहा है कि नहीं? अभी कुछ दिख रहा है? इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, बात 4 साइन किए मैंने इंटरनेशनल। हाँ, तो कुछ ना कुछ काम चालू हो, कुछ ना कुछ आपके राकेश जी यहाँ परिवर्तन होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप मतलब कोई बाहर से काम धंधा शुरू करें या कहीं और भी आप कोई स्टेबलाइजेशन करें अपने काम का, अपने स्थान से हट के। कुछ ना कुछ जरूर होगा इस दशा में, ये ध्यान रखिएगा, और जब होगा तो बताइएगा। और ये राकेश जी ये 2 महीने के लिए होगा, सिर्फ 13 जुलाई तक। ठीक है, और फिर जनवरी 2023 से फिर शुरू होगा और दो आपके लिए 2.5 सालों के लिए रहेगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं तीसरे भाव से। तो अब तीसरा भाव आप समझ गए क्या क्या स्थिति देखी जाती है। अब यहाँ से ये खपने वाला भी भाव है, फालतू की यात्राएं जो आप करते हैं वो भी। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी कि तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा भाव अगर स्ट्रांग हुआ या तीसरे भाव में बैठे ग्रह स्ट्रांग हुए तो ये आपके भाग्य भाव को भी देखते हैं। तो आपका भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं। तो इसलिए तीसरे भाव को नेगेटिव मत लीजिए। तीसरा भाव जब मजबूत होगा तभी व्यक्ति जीवन में कुछ करता है। आप जितना एफर्ट करते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता है आपका भाग्य के रूप में। तो ये तीसरा भाव बहुत जरूरी चीज है, इसको स्ट्रॉन्ग करके व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वो जमाना गया जब कहते थे कि 3, 6, 8, 12 ये सब भाव नेगेटिव है, लेकिन आज के डेट में तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक। अब चलिए चौथे भाव को देखते हैं। और राकेश जी आपका जो कुछ परिवर्तन होगा तो बताइएगा कैसा रहा। मैं बताऊंगा। चौथे भाव पर आते हैं। चौथा भाव आपके माता को रिप्रेजेंट करता है, आपके माँ को रिप्रेजेंट करता है। चौथे भाव माता का है, आपके माता से मिलने वाले सुखों को भी दर्शाता है। इसके अलावा आपके जन्मभूमि का सुख, यानी कि ये आपका खुद का मकान का भी है, भूमि भवन मकान आदि के सुखों को भी दर्शाता है आपका चौथा भाव। इसके बाद विदेश गमन का, यानी कि मान लीजिए चौथे का भाव का स्वामी अगर 12वें से संबंध बना रहा है, 8वें से संबंध बना रहा है, 9वें से संबंध बना रहा है, तो ये विदेश गमन को भी दिखा रहा है, जीवन में विदेश यात्रा को भी दिखा रहा है। चौथे का स्वामी अगर 8वें और 12वें से कई संबंध एक साथ बनाए तो 100% ये फॉरेन सेटलमेंट का भी योग बना रहा है। तो ऐसे भी देखिएगा आप लोग, जमीन का, मकान का, वाहन का, सुख सुविधा, ये सब चौथे भाव से देखे जाते हैं। इसके बाद आप जीवन में कितना संतोषी रहेंगे, लोगों से कितना प्रेम पाएंगे, ये सभी आपको चौथे भाव से ही देखा जाता है आपके साथ। और दूसरा, ये 5वें से 12वां है तो ये धोखे को भी दर्शाता है, अपनों से मिलने वाले धोखे को चौथा भाव दर्शाता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद पेट से संबंधित समस्या, आपकी हार्ट वगैरह की जो डिजीज होती है वो सभी
आपके चौथे भाव से पता चलती है। एजुकेशन, जो आप मध्य क्रम की शिक्षा शुरू करते हैं, आप 7th 8th वगैरह जो करते हैं, और घर में मिलने वाली पढ़ाई के माहौल, इन सब चीजों को भी चौथा भाव दर्शाता है। आपके वृद्धा अवस्था क्या रहेगी वो भी आपका चौथा भाव बताता है। हृदय के रोग, ये सभी आपके चौथे भाव से देखे जाते हैं। यानी कि इतने चीजें। और देखिएगा यहाँ पर पंकज जी, राकेश जी, एक चीज और है कि 9वां भाव कहा जाता है पिता का, कहा जाता है ना जी। लेकिन जब ये माता का हुआ तो ये भाव आपके पिता का हो ही जाएगा जी। 10वां भाव। तो यहाँ से भी पिता का विचार करना चाहिए। ये माता का हुआ तो ये पिता का हुआ, स्वाभाविक बात है। ये आपके छोटे भाई बहन का हुआ तो ये आपके छोटे भाई बहन के पति पत्नी का हुआ। ये आपके बड़े भाई बहन का हुआ तो ये भाव आपके बड़े भाई बहन के पति पत्नी का हुआ। तो इस तरह से 10वें भाव से पिता का भी विचार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां भाव। 5वां भाव आपका क्या बताता है? तो 5वें भाव से आपके बुद्धि, आपके विवेक, विद्या, आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने आप में कोई कार्य करने सोचने समझने की शक्ति है, आपकी विद्या कितनी होगी। विद्या का मतलब एजुकेशन वगैरह की क्या स्थिति रहेगी, पढ़ाई लिखाई में कैसे आप परफॉर्म करेंगे, ये सब चीज भी दिखाता है। आपके जीवन में कोई पद प्राप्ति का योग बनेगा या पद वगैरह पाते हैं, वो भी 5वां भाव बताता है, 11वां और 5वां दोनों। इसके अलावा संतान, आपके संतान कितने होंगे, संतान की क्या स्थिति होगी, किसी का मिसकैरेज वगैरह होता है वो भी 5वां भाव ही है, उसी से देखा जाता है। संतान की क्या स्थिति होगी, संतान से कैसा संबंध रहेगा, ये सभी आपके 5वें भाव से देखा जाता है। गुप्त मंत्र वगैरह, कोई सिद्धि वगैरह करते हैं आप, वो भी 5वां भाव ही देता है। गुरु दीक्षा लेते हैं, वो भी 5वां भाव ही बताता है। शस्त्र ज्ञान, किसी शस्त्र का ज्ञान आप लेते हैं वो भी, और शास्त्र का भी ज्ञान, कोई शास्त्र वगैरह का या गुण ज्ञान वगैरह लेते हैं, वो भी 5वां भाव बताता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंत्र वगैरह सिद्धि जो करते हैं आप, सिद्धि पाते हैं किसी मंत्र वगैरह में, वो भी 5वां भाव है। इसके बाद लेखन कला, वो भी देखा जाता है 5वें भाव से, और मनोरंजन भी देखा जाता है 5वें भाव से। लॉटरी, शेयर बाजार, अचानक लाभ, अनसर्टेन गेन एंड लॉस, यानी कि अचानक लाभ और हानि 5वें भाव से देखा जाता है। यश, आप जिंदगी में कितना यश और सम्मान पाएंगे, वह 5वें भाव से देखी जाती है। आपके पूर्व जन्म की स्थिति क्या रहेगी या क्या रही है, और उस जन्म का कैसा सुख भोग रहा है इस जन्म में, वो स्थिति भी बताता है आपका 5वां भाव। इसके बाद आध्यात्मिक रुचि आप में कितनी रहेगी, मनोरंजन के दुनिया में आप कितना इंटरेस्ट रखेंगे, वो सब कुछ यहाँ आपका 5वां भाव बताता है। देखिएगा टाइम ओवर हो जाएगा तो कट हो जाएगा, फिर इसी लिंक पर आप लोग जुड़ जाइएगा। इसके बाद प्रेम संबंध, आपके लव अफेयर्स वगैरह जो होते हैं कि रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, वो सब 5वें भाव से देखा जाता है। आपकी इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति कितना प्रबल है वो 5वां भाव बताता है। गर्भाशय, गर्भाशय से जुड़ा हुआ कोई भी चीज, जैसे संतान का है तो गर्भाशय का ऑटोमेटिकली होगा, वह 5वें भाव से। पेट आदि को भी देखा जाता है 5वें भाव से। आपका विद्या, ज्ञान, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र 8वें भाव से भी देखा जाता है और 5वें भाव से देखा जाता है, यंत्र और तंत्र दोनों को ध्यान दीजिएगा। इसका उपासना, किसी चीज का उपासना कर रहे हैं। शर्त लगाना, शर्त लगाना यानी बेट वगैरह, वो भी 5वें भाव से देखा जाता है। और याददाश्त, आपकी बुद्धि विवेक क्या रहेगी, ये सब भी आपका काव्य कला, कवि वगैरह है या कुछ उस चीज में परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी ये भाव बताता है। यह लक्ष्मी का भी भाव है, 5वां भाव आपके लक्ष्मी का है, यानी पैसों का भाव है, क्योंकि त्रिकोण भाव है। और आपके योग और साधना, इन सब चीजों का भाव भी 5वां ही है, उसी से भी 5वां भाव जोड़ के देखा जाता है। तो इतने चीजों का संबंध आपके 5वें भाव से है। अब 6ठे भाव की बात करें तो आपके 6ठे भाव से क्या क्या देखा जाता है, आपके रोग, ऋण, शत्रु, मोस्टली तो यही भाव होते हैं जहां से आपके शारीरिक रोग, आपके शत्रु, कंपटीटर वगैरह, और आपके कर्ज वगैरह जो लेते हैं, वह भाव 6ठा है आपका ये भाव। इसके अलावा चोरी किया हुआ कोई वस्तु वगैरह हो, वह भी यहाँ से देखा जाता है। दुष्कर्म भी आपके किए हुए दुष्कर्म 6ठे भाव से देखा जाता है। युद्ध अभ्यास जो करते हैं वह भी 6ठे से देखा जाता है। मौसी, सौतेली माता से सुख और दुख,
ये भी आपके छठे भाव से देखा जाता है। विश्वासघात किसी से कोई करता है वह भी छठे भाव से देखा जाता है। पाप वगैरह भी देखा जाता है आपके छठे भाव से, और लाभ तथा हानि की स्थिति भी, और बंधु से विरोध जो करते हैं वह भी आपके छठे भाव से देखा जाता है। नानी वगैरह को भी और मामा वगैरह को भी छठे भाव से देखा जाता है। किसी भी प्रकार का नौकरी छठे भाव से देखा जाता है। तो कहने को तो ये त्रिक भाव है, रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन अगर ये भाव कॉम्बिनेशन में नहीं होगा तो जातक को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती या प्राइवेट जॉब नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष का ये नियम है कि 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन जब बने तो गवर्नमेंट जॉब होता है राकेश जी ये कॉम्बिनेशन ना? जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन। और ये 2, 7, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बने तो ये होता है बिजनेस, व्यवसाय का। तो अगर छठे का संबंध आपके 2, 10, 11 से बनता है तो व्यक्ति जॉब करता है। तो ये जो रोग ऋण शत्रु है उसके साथ ये आपके जॉब का भी भाव है, तो बहुत महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। अब अष्टक वर्ग में त्रिक भाव को 28 से ऊपर पॉइंट या 28 अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर इस भाव में 28 या उससे ऊपर बिंदु हो तो ध्यान दीजिएगा, ये भाव चूंकि आपके जॉब का भी है तो ये अच्छा माना जाता है। अब यहीं पर 28 और यहाँ पर 28 अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन इसमें बहुत हद तक अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये भाव आपके जॉब को भी देता है। तो ये जॉब का मिलना भी दिखाता है, आपके प्रमोशन वगैरह जॉब में होता है उसको भी दिखाता है, आपकी डेली की जो एक्टिविटी होगी वो भी दिखाता है, मौसमी जो बीमारियां एलर्जी वगैरह होती हैं वो भी दिखाता है, ननिहाल का सुख आपका क्या होगा, आपकी सरकारी लोन वगैरह जो लेते हैं वो भी आपका ये दिखाता है, ब्याज वाली इनकम अगर किसी की होती हो वो भी दिखाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके गुरु की राशि छठे भाव में आ रही है और मान लीजिए किसी कोई ऐसा कोई भी लग्न की कुंडली हो और इसमें लग्नेश आके बैठ गया हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो मैं कह रहा हूं, और लग्नेश यहाँ पर किसी भी राशि में आके बैठा हो लेकिन अपने मित्र राशि में बैठा हो, यानी कि ध्यान दीजिएगा मित्र राशि में अगर बैठा हो यहाँ पर लग्नेश और अच्छी स्थिति में बैठा हो, लग्नेश जाके त्रिक भाव में छठे भाव में है लेकिन अपने मित्र राशि में है या अपने सम राशि में है और अच्छी स्थिति में है, और नवमांश में भी अच्छी स्थिति में है, दशमांश में भी अच्छी स्थिति में है, षोडश वर्गों में अच्छी स्थिति में है, षड्बल में अच्छी स्थिति में है, अष्टक वर्ग में ऐसी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक ब्याज पर पैसे देके उसके कमाई से खाता है। ठीक है जी, यानी कि छठा भाव लग्नेश आया छठे में लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण वह पैसे ब्याज पर देकर उसके इंटरेस्ट से अपने जीवन को बहुत अच्छा यापन करता है, उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है। अगर मान लीजिए लग्नेश अष्टम में स्ट्रॉन्ग जाके होकर बैठा है तो अष्टम भाव किस चीज का है? विदेश सेटलमेंट का है, अचानक मिलने वाले लाभ का है, जमीन वगैरह से भी अचानक लाभ या शेयर बाजार वगैरह से भी अचानक लाभ हो जाता है, तो उन चीजों के लाभ से वह लाभ उठाता है जीवन में और जीवन यापन करता है। लग्नेश यहाँ स्ट्रॉन्ग होकर बैठ गया, अगर वास्तव में अच्छा है षोडश वर्गों में तो विदेश से लाभ कमाता है, विदेश से चीजों से जुड़कर पैसा कमाता है और वहां से अर्निंग करता है। तो ऐसे देखना है, आगे चर्चा करेंगे इन सब चीजों पर। इसके बाद शत्रु पर विजय जो होता है वह छठा भाव आपका बताता है। इसके बाद नाना प्रकार के कष्ट भी छठे भाव से देखे जाते हैं। यह भाव 7वें से 12वां है, ध्यान दीजिएगा 7वें से 12वां है तो इस भाव का व्यय भी करता है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए सप्तमेश जाके छठे में बैठ गया तो इस भाव का व्यय करेगा सप्तम भाव का ना, तो अब हम क्या कहेंगे? उसके अलावा हम अब नवमांश भी देखेंगे, कहीं नवमांश में भी यही स्थिति रही और खराब स्थिति रही और यहाँ विवाह का कारक भी खराब हो गया तो निसंकोच हम कह देंगे कि भाई इसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होगी, निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन इसका खराब होगा। D1 भी खराब है, D9 भी खराब है और इसके अलावा इसका विवाह का कारक भी खराब है, तो निश्चित रूप से यही होगा, इसमें कहीं कोई भी शक नहीं है। तो इन सब चीजों को छठे भाव से देखा जाता है। तो इतना चीज बताए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। पंकज जी समझ में आ रहा है? साउंड ऑन कीजिए अपना आप लोग। किसी को कोई डाउट? राकेश जी क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी, मान लीजिए मेष राशि सप्तम भाव में बन रही है और मान लीजिए छठे घर में मंगल बैठ गया है,
और 7वें घर में उच्च का सूर्य बैठ गया है। उसमें 7वां घर तो अच्छा हो गया क्योंकि उच्च का सूर्य बैठ गया। उसमें हम क्या 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 कहेंगे? लग्न कौन सा है? मान लीजिए एग्जाम्पल में दे देते, मान लीजिए धनु लग्न ही है। तो अच्छा, धनु लग्न में 7वें और 10वें का स्थान 6ठे भाव में बैठ गया बुध, हाँ, मगर राहु उच्च का बैठ गया है कहाँ पर? 7वें घर में। 7वें घर में राहु उच्च का बैठ गया, ठीक है। उस केस में क्या होगा? और 7वें का स्वामी 6ठे में चला गया, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो देखिए, इसके अलावा आप देखिए यहां से सिर्फ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं राकेश जी कि इसकी वैवाहिक जीवन खराब होगी, ठीक है। सिर्फ यहां से मत निकालिएगा। अब इसके अलावा ये देखिएगा, अगर पुरुष है तो शुक्र को देख लीजिए, स्त्री है तो गुरु को देख लीजिए। इसके अलावा नवमांश पर भी जाइए, नवमांश कुंडली पर भी जाइए, नवमांश की भी स्थिति देख लीजिए। अगर वास्तव में वहां भी आपके सप्तमेश की विवाह के कारक की स्थिति सही नहीं है, तब तो प्रॉब्लम होगा राकेश जी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ है तो ये नहीं कह सकते कि कुछ बहुत बड़ा ही इशू होगा, प्रॉब्लम तो फिर भी होगा। ध्यान दीजिएगा, जो राहु है वो एक नैसर्गिक अलगावकारी ग्रह है, सेपरेशन को दिखाता है, ठीक है। अब कहीं आप मान लीजिए कि कहीं से और किसी शनि जैसे ग्रह, केतु की तो दृष्टि रहेगी, शनि का भी प्रभाव मान लीजिए आ गया, मंगल का भी खास करके अगर आ गया सप्तम पर, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा वैवाहिक जीवन में परेशानी तो आएगी, ठीक है। लेकिन तब ज्यादा आएगी जब उसका नवमांश कुंडली भी खराब होगा। समझ में आई बात? किसी की है ऐसे ही कुंडली? नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे एग्जाम्पल पूछ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ लग्न कुंडली से कोई प्रेडिक्शन मत कीजिएगा। लग्न के अलावा नवमांश भी अगर खराब हो और विवाह का कारक भी खराब हो, तब जाके वो 100% फलित होता है। लेकिन अगर एक अलगावकारी ग्रह सप्तम भाव से संबंध बनाएगा 1 या 2, तो ये निश्चित समझना है आपको कि वैवाहिक जीवन में बाधा या परेशानी तो आएगी, इसमें शक नहीं है, परेशानी तो देगा। अगर मान लीजिए 2-3 नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर आ गया और सप्तमेश स्वयं 12वें में चला गया, तब तो 100% आएगा। इस स्थिति को भी देखिए। और नवमांश कुंडली, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप विवाह के लिए देखिए, तो एक चीज के लिए और भी देखिए कि वो जातक जो जिसका कुंडली में मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, या किसी का सेपरेशन हो चुका हो, या वैवाहिक जीवन खराब हो, अगर दूसरा विवाह करना चाहता है तो वो सक्सेस होगा कि नहीं उस व्यक्ति के लिए, वो नवमांश कुंडली बताता है, ठीक है। तो कभी भी दूसरा विवाह सफल होगा कि नहीं, कोई पूछता है कि करूं या नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा विवाह भी खराब हो जाए, तो आपका नवमांश कुंडली ही बता सकता है कि दूसरा